गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और आज आपको पता है जुम्मे का बाबरकत दिन है, तो हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज जो है एक खूबसूरत हदीस मुबारका से करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई नेक औलाद अपने वालिदैन को मोहब्बत और शफकत की निगाह से देखती है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसे हर निगाह पर एक मकबूल हज का सवाब अता करता है। पूछा गया कि अगर दिन में 100 बार देखा जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसे 100 हज का सवाब होगा। बेशक जनाब वालिदैन अल्लाह ताला का बहुत ही अनमोल और कीमती तोहफा है हमारे लिए, इसलिए और इसके साथ साथ हमें उनके साथ शफकत के साथ पेश आना चाहिए। लेकिन आपने भी अक्सर देखा होगा, मैंने भी अक्सर देखा है कि नौजवान जो है वो माँ बाप की नाफरमानी कर जाते हैं, उनसे ऊंचे लहजे में हम लोग बात कर जाते हैं, जो कि बहुत ही कबीरा गुनाह भी है। और मेरा यकीन भी है कि वालिदैन का नाफरमान कभी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर बनती है जिसके वालिदैन की दुआएं उनके साथ होती हैं। तो जनाब अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत किया करें, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आया करें, और अगर वो वफात पा चुके हैं तो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहा करें। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो एक सेहतमंद और भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए ग़िज़ाई आदात का मुतवाज़िन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि भरपूर नाश्ता तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। और मेरा ख्याल है कि अंडे के बगैर नाश्ता हमारा अधूरा ही रहता है। जायके से भरपूर अंडे अफादियत में भी अपनी मिसाल आप हैं। अंडे कुदरत की तरफ से प्रोटीन हासिल करने का एक बड़ा जरिया है जो दिमाग और पट्ठों की नशोनुमा के लिए अहम है, और अंडे के इस्तेमाल से कुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफा होता है, जबकि बसारत की कमजोरी के अमूमी अवामिल भी जो अंडे का इस्तेमाल मुफीद असरात जाहिर करता है। और बच्चों को अंडा खिलाने से उनकी अफजाइश, हड्डियों की मजबूती और बसारत की खामियां दूर होती है। अंडों की अहमियत और अफादियत के पेश नज़र आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अंडों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अंडों के क्या क्या फ़वाइद हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ये जान लेते हैं अपनी एक्सपर्ट मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर हिबा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हिबा, आज जैसे अंडों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो पहले तो हमें बताइए कि अंडे हमारी सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं और क्या हम इसे पावर हाउस करार दे सकते हैं या पावर फूड करार दे सकते हैं? पहले तो हैप्पी वर्ल्ड इंटरनेशनल एग डे। सेकंड, हाँ जी बिल्कुल, ये एग एक वाहिद ऐसा फूड है जिसको हम कह देते हैं पावर हाउस ऑफ फूड। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें प्रोटीन भी मिल रहा है, इसमें हमें विटामिन डी भी मिल रहा है, विटामिन बी भी मिल रहा है, विटामिन B6 भी मिल रहा है, विटामिन B12 भी मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ये हमारे हेयर के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आई डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी चीज़ में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हमारे लिए अफादियत रखी है कि शायद हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि अब हर कोई यहाँ पे मटन, मीट और चिकन को तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम ये कह देते हैं पेशेंट को कि आप 1 या 2 इन अ डे आप एग यूज़ लाजमन करें, या एक अंडा अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, वो सुबह के टाइम लाजमन इस्तेमाल करें। क्योंकि उससे उनको उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग भी बहुत, प्रोटीन जाहिर बात है आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग करती है आपकी बॉडी में। ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों के लिए एक बहुत ज़रूरी है, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओल्ड एज में लोगों को कोलेस्ट्रॉल्स और मतलब एज के फैक्टर्स के साथ साथ डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन के मरीज़ हो जाते हैं, उनको हम मटन और बीफ नहीं अलाउ कर सकते। इवन दो कि हम फिश भी कहते हैं ऑन एंड ऑफ यूज़ करें, या लीन मीट भी ऑन एंड ऑफ यूज़ करें, लेकिन हम एग कह देते हैं कि वाइट एग खा सकते हैं। यस, खा सकते हैं। हम इस तरह भी कंट्रास्ट बता देते हैं उन्हें कि आप एक एग विद योक ले लें और एक विदाउट योक ले लें। क्योंकि योक में आपको पता है विटामिन डी होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एक नेचुरल तरीके से भी। लेकिन हम देखते हैं डॉक्टर हिबा के अमूमन हम लोग सुबह नाश्ते में ही अंडा खाते हैं, तो ज़्यादा नाश्ते में अंडा खाना कितना हमारे लिए अहम है, हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है? ये साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की थी, उनके मुताबिक ये जो एग सुबह के टाइम, मुर्गी अंडा सुबह के टाइम देती है,
तो उसके अकॉर्डिंग ये मिथ ही है, लेकिन हम कहते हैं कि मॉर्निंग अगर आपके एक हेल्दी फूड से हो जिसमें फुल ऑफ न्यूट्रिएंट हो, फुल ऑफ विटामिन्स हो, प्रोटीन हो, तो आपका पूरा दिन एक अच्छे फ्यूल के साथ गुजर सकता है ना। तो हम इसलिए कहते हैं कि एग एक स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल पैकेज ऑफ फूड कह लें कि वो आपको एक पूरे दिन में एक एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है। अच्छा। एक प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका मेंटेन रख सकता है, आपको यानी कि एनर्जी के साथ साथ आपकी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग देता है, एक फ्रेशनेस फील होती है आप एग खाएं तो ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप मॉर्निंग में एग का आगाज़ मॉर्निंग में करें। हाँ, हम ये भी कहते हैं, मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कहते हैं हम मटन मिल्स नहीं ऐड कर सकते या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनको सैलेड में भी एग का इस्तेमाल कह देते हैं, क्योंकि हमने प्रोटीन तो देनी है उन्हें। तो वो हमें एक स्मॉल पैकेज में एग की सूरत में हम उनको कहते हैं आप 2 बॉइल्ड एग जो है ना, 2 स्क्रैम्बल्ड एग जो है उसमें वेजिटेबल्स में आप ऐड कर लें तो आप ले सकते हैं। तो वो एक फुल ऑफ न्यूट्रिएंट उनका मील तैयार हो जाता है, जो उनके लिए भी इजी होता है और हमारे लिए भी उनको कन्वे करना इजी होता है। तो बात अगर आप काउंट करें कि जो जितने भी प्रोटीन के आप फैक्टर्स को पॉइंट आउट करें, तो हम सबसे पहले हाईलाइट एग को करते हैं कि वो इजीली अवेल भी हो जाता है और सब में भी हाँ जी, लेकिन आजकल तो वो भी माशाल्लाह से वो पीक पकड़ी हुई है उसने। तो लेकिन फिर भी लोग ना 1-2 अंडे से अफोर्ड कर लेते हैं। वो कहते हैं अगर हम नहीं खा सकते ऐसी चीज़ें जिसमें हमें प्रोटीन मिल सके, देखिए बूढ़ा बंदा है उसको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो ओल्ड एज का मतलब पुअर बंदा है या लेकिन एक दिन में अगर पूछा जाए तो एक पर्सन को कितने अंडे खा लेने चाहिए, उसको कितनी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स की? हाँ जी, अब ये देखिए मैंने अभी बात किया कि दो अंडे ज़रूर खाने चाहिए, ठीक है, हम 2 से 3 भी कह देते हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन। अगर वो हाइपरटेंशन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल तो मैं हाईलाइट नहीं करूंगी लेकिन हाइपरटेंशन जरूर हाईलाइट करूंगी। अगर वो योग के बगैर अंडा खा सकते हैं तो दिन में 2 दफा अंडे जरूर खाए, ठीक है, चाहे वो डिवाइड कर ले, सुबह एक खा ले, रात में खा ले या शाम में खा ले, दोपहर में खा ले, लेकिन सुबह जरूर खाए, क्योंकि सुबह हम इसलिए कहते हैं कि हम जो अवाम है उसको बहुत जल्दी होती है कहीं ना कहीं जाने की, तो वो एक क्विक कुक भी है ये और क्विक फोर्स भी है, कुछ सोर्स भी है, तो हम उसको कहते हैं फटाफट जो है ना बॉईल कर लें या स्क्रैम्बल कर लें, आप ब्रेड के साथ ले लें, ऑमलेट ले लें, आपके लिए ईजी है, ठीक है। तो वो ऑमलेट की सूरत में अगर उसको वेजिटेबल इन्हांस करते हैं तो हम उसको फाइबर डाइट भी बीच में चली जाती है, तो हम इसलिए कहते हैं कोशिश ये करें बॉइल्ड एग इस्तेमाल करें या स्क्रैम्बल्ड एग, लेकिन हम जितना आप एग को हीट देंगे उतनी उसकी जो है ना कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मतलब ज्यादा फायदेमंद कौन सी, मतलब किस फॉर्म में ज्यादा हम जहां तक कहते हैं, हम कहते हैं कि पाउच एग या बॉइल्ड एग, ठीक है, ये ज्यादा आपके जिसको कम हीट लगे आपकी। बॉइल्ड एग में मीन्स ये कि आपकी जब आप बॉइल्ड एग लेते हैं तो वो लो कैलोरी, जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इन्हांस करता है, ठीक है। ऑल्दो स्क्रैम्बल एग भी ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा फायदेमंद करें तो हम बॉइल्ड एग और पाउच एग कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो तेल में तल कर उसको एग को बनाया जाता है, फ्राई एग किया जाता है और उसके ऊपर तेल डाला जाता है, तो वो क्या उसकी इफादियत कम कर देता है? बिल्कुल कर देता है, उसकी डेंसिटी कम कर देता है। वो जाहिर बात है हीट एक चीज को एक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब आप हीट में पका रहे होते हैं, वेजिटेबल्स को भी आप हीट ज्यादा देंगे तो वो मर जाती हैं, उनकी न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगी। सेम एज एग, आप उसको एग को जितना पकाएंगे वो आपको 100% प्रोटीन देनी है वो देगी जरूर, लेकिन वो 60 दे देगी, 50 दे देगी, वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। आपकी जो हो सकता है उसमें से कोई विटामिन ही डिस्कार्ड हो जाए, सही हीट के ऊपर। तो ये चीज बहुत ज्यादा काउंट होती है। अगर पेशेंट को हम कहते हैं बॉइल्ड एग, तो अगर उसका नहीं दिल मानता, प्रेफरेबल जो है वो ज्यादा बॉइल्ड एग हाँ जी। एक विद योक डिपेंड, अभी भी मैंने बताया डिपेंड अपॉन कंडीशन, एक विद योक ले लें, एक विदाउट योक ले लें अगर हाइपरटेंशन के मरीज हैं। और अगर किसी को कोई बीमारी भी नहीं है तो वो 2 होल एग ले। ये देखें एक आपने पावर हाउस फूड का है, तो जाहिर सी बात है इसमें एग अगर होल लेगा उसको प्रोटीन जा रही है, साथ में विटामिन डी जा रहा है। विटामिन डी आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है, यंगस्टर्स के लिए भी, ओल्ड एज के लिए भी। तो इस चीज़ को पॉइंट करते हुए हम ये बात लाजमन कहते हैं कि अगर आप एग नहीं खा सकते, किसी को योक नहीं पसंद होती, तो हम कहते हैं फिर अवॉइड करवा दें, आप वाइट एग का इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं, लेकिन करें जरूर। अंडा अपनी जिंदगी, बच्चों को भी आदत डालें, अपना अंडा अपनी जिंदगी के माओं को मतलब किस एज से बच्चों को अंडा जो है वो हमें देना शुरू कर देना चाहिए और उनको किस फॉर्म में दें? उनको भी बॉइल्ड एग देते हैं? 6th मंथ के बाद बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं हम सेमी सॉलिड फूड्स, ठीक है। उसमें हम कहते हैं कोशिश करें 1/4 जो है ना योक हटा के या योक के साथ ही उसको किसी प्यूरे फॉर्म में उसको दें, प्यूरे करके उसको टेस्ट बर्ड उसके डेवलप करें। जब आप उसको टेस्ट बर्ड डेवलप करें एज कम्पेयर टू एलर्जेंस, कि आप हो सकता है आपके बच्चों को एलर्जी हो
इस चीज़ से एलर्जी ना हो, तो इसलिए हम कहते हैं स्मॉल अमाउंट में उसको टेस्ट करें। अगर उसको कोई उसमें मतलब मसला नहीं हो रहा, वो इजीली इंटेक कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टेडी उसकी इंटेक ज़्यादा करें, लेकिन उसको डेवलप करें उसकी बॉडी में। 2-3 दफ़ा बच्चे वॉमिट कर देते हैं 6-8 मंथ की एज में, माएँ कहती हैं इसको पसंद नहीं है, तो वो माओं का माइंड डेवलप हो गया होता है कि बच्चे को मैं खिलाऊंगी तो वो उल्टी कर देगा या उसको नहीं पसंद, योक नहीं पसंद। लेकिन उस एज में शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि आपको पता होगा कि इसमें आई थिंक ब्रेन डेवलपमेंट में कोलिन ऐड होती है, ठीक है, मतलब इसमें पाया जाता है अंडे में, जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आई डेवलपमेंट के लिए इसका आई थिंक ल्यूटिन प्रेजेंट होता है और ज़ियाज़ेंथीन प्रेजेंट होता है, ये इनकी आई डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखें, एक स्मॉल चीज़ की ज़रिए आप बच्चे को उसकी मतलब न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरी कंप्लीट करके दे रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं। लेकिन अभी आपने डॉक्टर हिबा बताया कि कुछ लोग नहीं भी खाते, एलर्जिक होते हैं वो अंडे से, तो वो फिर किस तरह अपनी जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं जो हमें अंडे से मिल रही होती हैं वो किसी और फूड ग्रुप से वो अपनी पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसी आप देखें, मैंने आपसे कहा कि प्रोटीन का सोर्स है, तो प्रोटीन देखें आप चिकपी से भी ले सकते हैं, वाइट बीन से भी ले सकते हैं, किडनी बीन से भी ले सकते हैं। किडनी बीन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप कंपेयर करें तो रेड मीट और मटन के लेवल पे वो आपको प्रोटीन देता है, लेकिन देखें दोनों का डिफरेंस क्या है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब कर देता है और रेड बीन ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है, वो सिर्फ आपको प्रोटीन देता है जो आपकी बॉडी को नीड है। लेकिन देखें रेड बीन्स और ये बीन्स का एक्सेसिव यूज भी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखें डायबिटीज के अगर पेशेंट, तो हम उसको मतलब एक पाम साइज या 1/4 हम कहते हैं, आप कोई भी चिकपी, रेड पी, वाइट पी ऐड कर सकते, ठीक है, इनके सैलेड में। और अगर मॉर्निंग की बात करें, अगर मॉर्निंग नहीं बच्चा ले रहा, तो देखिए प्रोटीन आपके नट्स में भी है, नट्स पाउडर बच्चों को इंट्रोड्यूस करें अगर वो नहीं ले सकते प्रोटीन। आलमंड में है, वॉलनट है, कैशू है, पिस्ता है, ये सारे आप एक नट पाउडर बच्चों के लिए, मतलब जैसे आप, मैं ये भी अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि ये जो माएँ मतलब ओवरटीन और ये हॉर्लिक्स वगैरह देते हैं, ठीक है, एक टेस्ट पर डेवलप हो जाए, लेकिन आप साथ साथ इनको नेचुरल फूड भी इंट्रोड्यूस करें। एक प्रोटीन पाउडर का मतलब ये है कि आप एक पैकेज में आप आलमंड्स, वॉलनट्स सारे एक ग्राम्स के तौर पर हमने कैलकुलेशंस रखी हुई हैं, ठीक है, वो हम जो मदर्स आती हैं या एजेड मतलब लोग आते हैं, उन्होंने सरबेक्सी वगैरह मल्टीविटामिन खा के अक जाते हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा हमें ब्रेक चाहिए, हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो हम नेचुरली हम अपनी बॉडी में मसल स्ट्रेंथनिंग करें। तो फिर हम उनको कहते हैं कि कुछ कैलकुलेशंस के बकौल हम कहते हैं कि प्रोटीन जो है ना, आप एक प्रोटीन नट पाउडर जिसको कहते हैं वो बना लें। अगर बच्चे घर में बना सकते हैं, हाँ जी, घर में बना सकते हैं। उनकी कुछ कैलकुलेशन ये है कि 1 kg ऑलमंड ले लें, 1/2 kg वॉलनट ले लें, मतलब 1/4 पिस्ता ले लें, 1/4 वॉलनट ले लें, उसमें मेलन सीड ऐड करें, पंपकिन सीड ऐड करें, थोड़ी सी खशखाश, थोड़ी सी सूजी, वो सारा एक पैकेज बना के जो है ना ब्लेंड कर लें, ठीक है, बच्चों को दूध के अंदर डालकर दें। बहुत बहुत ज्यादा ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इनके बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर जो बच्चे अंडे नहीं खा रहे तो वो इससे भी अपने जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं वो पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ये, क्योंकि देखें बच्चों को जो देखें 8 मंथ के बाद बच्चे, क्या वो लोग जो जिनको मना है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है, क्या वो लोग भी ये यूज कर सकते हैं, वो अवॉइड ही करें? वो देखें हम उनको किस तरह यूज करवाते हैं, हम उनको 1/2 टीस्पून से स्टार्ट करवाते हैं, थोड़ी चीज देते हैं ना, अगर उनकी बॉडी में रेजिस्ट कर जाती है, उनको कोई मसला नहीं होता। और जब हम नट्स का या नट्स की सूरत में प्रोटीन देने की बात करते हैं, तो हम वाटर इंटेक पेशेंट को लाजमन कहते हैं ज्यादा रखें, क्योंकि वाटर इंटेक ज्यादा होगी तो वो उसके लेवल पे इसको कंपनसेट कर सकेगी। हर चीज के लिए वाटर इंटेक आपकी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि हम जब पानी की अपनी बॉडी में ज्यादती करते हैं, साथ ही हमारे मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, हमें डाइजेशन इशू हो जाते हैं, हमारे एसिडिटी इशू हो जाते हैं, तो ये कमी भी होती है, आपकी स्किन डल हो जाती है, आपके डार्क सर्कल्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत चीजें, पानी बहुत हमारी जिंदगी के लिए पानी अहम है, जिस तरह हर चीज अहम है। तो हम हर चीज को बैलेंस लेकर लाजमन जरूरी है। अब अगर हम कहते हैं कि 2 अंडे आपने रोज के खाने, तो अंडों के साथ हम ग्लास ऑफ मतलब फ्लूइड इनटेक भी उसका मेजर करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल 8 ग्लास ऑफ उसने वाटर रोज का पीना और वो नहीं पी रहा, तो वो जितनी हम उसको प्रोटीन दे रहे हैं उसकी एसिडिटी भी हो सकती है स्टमक में। तो ये चीज़ बहुत काउंट होती है। बच्चों को इंट्रोड्यूस करने के लिए हर चीज़ सबसे पहले थोड़ी थोड़ी उनके फूड में ऐड करें ताकि उनके टेस्ट पर डेवलप हो। ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि देसी अंडे और ब्रॉयलर मुर्गी के अंडे, इन दोनों में क्या, एक तो बता दें कि कुछ लोग देसी अंडे खाते हैं, कुछ लोग दूसरे अंडे खाते हैं, तो क्या जो ब्रॉयलर मुर्गी के अंडे वो भी उतनी ही अफादियत रखते हैं जितने देसी अंडे रखते हैं? देखें, नेचुरल चीज़ तो नेचुरल है। अगर एक मुर्गी आपने नेचुरल फूड से ग्रो की हुई है, उसके अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है ना, मुर्गी ने अंडा देना है, उससे पहले मुर्गी ने जो खुराक लेनी है उसमें उसने नेचुरल वो चुगती है, मतलब अगर नेचुरल गांव में जाएं तो वो ऐसे मतलब नेचुरल फूड ले रही होती है अपनी पसंद का,
और जो हम ब्रॉयलर्स को जाहिर बात है हम उनको फूड दे रहे होते हैं अपनी मर्जी का, तो ये तो जाहिर सी बात है उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज चेंज होंगी। एक देसी अंडे में आपको ज़्यादा अफादियत मिलती है एज कम्पेयर टू आप अगर कहें ब्रॉयलर, लेकिन कहते हैं अगर उसमें 100% मिलती है तो इसमें भी 60-70% मिल दी जाती है। ठीक है, मतलब कंपेयर किया जाए। लेकिन अगर देसी अंडा, हम ये भी कहते हैं कि अगर वीक में आप 3 टाइम मतलब देसी अंडा खा लें तो वो पूरे हफ्ते के ब्रॉयलर के इक्वल है। अच्छा, मतलब इतनी उसकी न्यूट्रिएंट लेकिन आजकल मतलब देसी को भी वो बाहर का मतलब आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड कर ले तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप देसी को ब्रॉयलर से कंपेयर करें तो उसमें यही फर्क है, वो नेचुरल फूड लेती है, इसमें आर्टिफिशियल फूड डाला जाता है, तो दोनों की एग न्यूट्रिएंट में तो थोड़ा सा तो फर्क आएगा ही आएगा। जाहिर सी बात है एक नेचुरल चीज़ है और एक आर्टिफिशियल है, तो दोनों में अगर कंपेयर करें तो हम पेशेंट को दोनों के नुकसान कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज आ जाती हैं, थोड़ी बहुत चेंज आ जाती है। मतलब मैंने आपको ये बताया ना 100% अगर वो दे रहे हैं आपको, उसका एक अंडा 3 दिन के बराबर है, तो इसका तीनों अगर खा लें तो 3 दिन वो वैल्यूज आपको मिलेंगे। ठीक है, 3 अंडों से 1 = 3 के। मतलब अगर दोनों में से अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए मिले, वैसे तो है दोनों ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये है कि देसी अंडा खा ले, वो ज़्यादा आपके लिए और आपकी सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर हिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और जिस तरह आज अंडों का जनाब आलमी दिन मनाया जा रहा है और उसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि अंडे हमारी सेहत के लिए कितने बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो उस हवाले से आपको बताया है डॉक्टर हिबा ने कि दिन में 2 अंडे खाने हैं और अगर हो सके तो बॉइल्ड एग खाने हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छे। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ जिक्र हो जाए उस सानहे का जिसको आवाम कभी नहीं भूल पाएगी, और आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले हौलनाक जल्जले को 16 साल बीत गए। पाकिस्तानी कौम इस सिलसिले में आज अपने प्यारों की 16वीं बरसी मना रही है और जल्जले से आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद और बाग के बेशतर इलाके मुतासर हुए थे और जल्जले से इस्लामाबाद के मार्गिला टावर्स का एक हिस्सा भी ज़मीनबोस हो गया था और इस जल्जले में तकरीबन 1 लाख अफराद जो है वो लुकमा अजल बन गए थे। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद जल्जला आने से 20 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 300 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान में ऐसी कुदरती आफात में ज़्यादा जानी और माली नुकसान होने की अहम वजह नाकिस बिल्डिंग मटीरियल से इमारत की तामीर भी है। पायदारी ना होने की वजह से इमारतें जल्जला बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठते हैं। एक मजबूत बिल्डिंग और घर की तामीर के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बिल्डिंग मटीरियल का मेयार कैसे चेक किया जा सकता है और घर की तामीर करते हुए किन पहलुओं को मद्देनजर रखना चाहिए, घरों की तामीर और तज़ीन और आइश में कौन कौन से ट्रेंड्स इन हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 2 बहनें हैं, एक आर्किटेक्ट हैं और दूसरी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। इस वक्त हमारे साथ आयशा खान मौजूद है, आयशा मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, और शुमाइला खान मौजूद हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। शुमाइला मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। आयशा, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप आर्किटेक्चर हैं, तो अगर जैसे कि मैं बता भी रही थी कुदरती आफात आती हैं, जल्जला आता है और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से इस तरह के हादसात या सानहात जो हैं वो रूनुमा होते हैं, तो घरों को जब हम बना रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा घर या उसका जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए, या जल्जला आए या इस तरह की चीज़ें आए तो चीज़ें हमारी तबाह ना हो, बिल्डिंग्स तबाह ना हो जाए। जी, इसमें ना बेसिकली सॉइल टेस्टिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब भी आप घर बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करवाते हैं, तो उसमें एक सॉइल टेस्टिंग का भी पोर्शन होता है जो कि इनिशियल होता है। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो वो स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ शेयर कर दी जाती है कि सॉइल के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि वो कितना घर को मजबूती से पकड़ सकती है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, उसमें रिकमेंडेशंस होती हैं और उसकी फाउंडेशन किस तरह की होगी वो उसी से ही एनालिसिस करके वो डिज़ाइन होती हैं। उससे ये है कि जिस तरह अर्थक्वेक है या दूसरे फैक्टर्स हैं
तो वो फिर घर आपका नीचे बैठता नहीं है। अच्छा। हाँ जी, स्ट्रेंथ, मजबूती की आपने जिस तरह बात की है, तो वो उस तरह मेंटेन होती है कि एक प्रोसेस से अगर आप चलें तो सॉइल मतलब उसकी बुनियाद जो है वो अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। कुछ इलाके हैं जैसे जहाँ पे सॉइल कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। कुछ होते हैं जैसे मुल्तान है, वहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। लाहौर में माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। जैसे हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होती। या एसेस्मिक जोन जो होता है, जहाँ पे जल्जलों का इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, वहाँ पे हमें फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है, और उसका स्ट्रक्चर भी है वो अकॉर्डिंग टू इस रिक्वायरमेंट पे बेस करता है कि हमने उसको किस तरह डिज़ाइन करना है रिपोर्ट पे। और आजकल मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हुआ है कि आप ये चेक करें सारी चीज़ें, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ही अपनी अगर घर की तामीर करवानी है या किसी ऑफिस की बिल्डिंग की किसी भी चीज़ की तामीर करवानी है। शुमाइला, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो आर्किटेक्ट के बाद जो काम आता है वो इंटीरियर डिज़ाइनर का आता है, तो उसको क्या क्या चीज़ें जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए? मतलब जब घर बन रहा होता है तभी आप लोगों का काम शुरू हो जाता है, या फुल फिनिशिंग के बाद या फुल मुकम्मल होने के बाद आप लोगों का काम शुरू होता है? नहीं, इसी तरह होता है कि जैसे ये डिज़ाइन करती हैं तो उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाता है। अच्छा। तो मैं बेसिकली मैं खिड़कियों को भी देखती हूँ कि इन्होंने डिज़ाइन की हुई है कि मुझे छोटी खिड़की चाहिए, बड़ी खिड़की चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं फिर डिज़ाइनिंग करती हूँ। तो ये आर्किटेक्चर और डिज़ाइन, इंटीरियर दोनों आपस में मिले हुए हैं। अच्छा। ये आप अलग नहीं कर सकते इनको। शुरू से ही अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करें तो वो आपके पैसे भी बचाएगा, आपके घर को भी खूबसूरत रखेगा, और एक आपको आइडिया दे देगा कि आपका घर किस तरह रहेगा, किस तरह लुक कैसी आएगी, घर के अंदर एंटर होंगे कि किस तरह फीलिंग आएगी, टाइल्स कैसी होंगी थ्रू आउट, यानी कि फुल इंटीरियर, इसको कहते हैं हार्ड इंटीरियर, ठीक है, जो कि आजकल हर कोई लाइक सेंस आ गई लोगों को। तो मतलब इसका मतलब है कि अगर हम जब आर्किटेक्ट से मीटिंग कर रहे होते हैं किसी चीज़ के हवाले से, तो फिर हमें साथ ही इंटीरियर डिज़ाइनर को भी बिठाना चाहिए, उससे भी मीटिंग तभी करनी चाहिए। बिल्कुल, उसके फौरन ही हायर करना चाहिए। जैसे आपका प्लान मास्टर प्लान अप्रूव हुआ, आप साथ ही इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करें फौरन। लोग क्या करते हैं कि नीचे ग्रे बन जाएगा फिर हम हायर कर लेंगे, लेकिन नहीं, तब ना उस टाइम पे हम स्टक होते हैं, हमने फिर उसी में सोल्यूशन निकालने होते हैं। अच्छा। अगर पहले से करेंगे तो हम लिबर्टी होती है मेरे पास, फ्लेक्सिबिलिटी, वॉशरूम्स को कैसे सेट करना है। मतलब आप लोग फिर आपस में भी एक कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि अच्छा हमारे दिमाग में ये चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है। बल्कि क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि आपने अगर वॉशरूम का दरवाजा खोला है तो सामने कमोड ना नजर आए, आपको वॉशरूम का दरवाजा खोलें तो आपको मिरर नजर आना चाहिए। बिल्कुल, आपने हाथ धोने लाइक कितनी दफा आप जाते हैं, एक डेकोरम होता है आपका हर एक स्पेस का, पूरी प्लानिंग होती है। ठीक है। तो अगर आयशा, जब हम घरों की तामीर की बात करते हैं तो अब हम देखते हैं पहले ज़माने में बहुत बड़े बड़े घर होते थे, रोशन घर होते थे, और ठंडे घर जिनको कहा जाता है कि ठंडक महसूस होती थी। एसी नहीं होते थे तब, लेकिन फिर भी ठंडे घर होते थे। तो अब किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम अपना घर तामीर कर रहे होते हैं कि वो ठंडा भी रहे, और जैसे बिजली के बिल जो आते हैं उन पर भी हम लोग काबू कर सकें? एग्जैक्टली। इसमें ना काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ मटेरियल्स आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक, जिसकी तासीर ठंडी होती है। अच्छा। ठीक है, कंपैरेटिव टू ये जो भट्टे की ब्रिक होती है, रेड ब्रिक, ये ठंडी रहती है, ये ज़्यादा गर्म जल्दी नहीं होती, आपके घर को कूल रखती है। दूसरा, आप एनर्जी एफिशिएंट जो हैं वो आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अपनी रूफ टॉप को, जहाँ से सबसे ज़्यादा हीट आती है वो आपके रूफ टॉप से आती है, मतलब 80% आपके छत से आती है और साइड से आपकी 20% आती है। तो अब आपने उस हीट को, जो मैक्सिमम हीट जहाँ से आ रही है, उसको ब्लॉक करने के लिए आप थर्मोपोल और जंबो लोन की इंसुलेशन कर सकते हैं। छत पे भी फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी 80% आपने कंट्रोल कर ली। दूसरा, उसको डिज़ाइन इस तरह करें कि वेस्ट साइड पे, जहाँ पे ज़्यादा देर सूरज रहता है, ठीक है, वहाँ पे विंडोज़ मिनिमम दें। ठीक है, ताकि जहाँ मैक्सिमम आप अपनी जो हीट आ रही है उस साइड से आप उसको ब्लॉक कर दें। और अगर कोई सोल्यूशन और नहीं निकलता, कोई लाइट का फैक्टर है, तो अगर विंडो लगानी भी है तो वो आप डबल ग्लेज लगाएं ताकि हीट को वो ब्लॉक कर दे बिल्कुल ही।
इस तरह जो है वो आपका काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, सोलर पे जाएं, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स लगवाएं, उसके लिए वायरिंग भी जो है वो आप चेंज करवाएं, तब उसका इफेक्ट आता है कि आपका माइनस में चला जाता है बिल। और दूसरा, जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि पहले ज़माने में ऊंची छतें होती थी जी, और अब बहुत ज़्यादा नीचे छतें हो गई हुई हैं, तो हाँ जी। आइडियली कौन सी छत ज़्यादा बेहतर है? देखिए, एक फिनोमेना है कि जी हॉट एयर गोज अप, ठीक है, गर्म हवा ऊपर चली जाती है। जब आपने रोशनदान दिए होते हैं तो वो वहाँ से एग्जॉस्ट लगा के आप उसको बाहर, कूलर एयर ठंडी होती है और हैवी होती है, वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो इस तरह का है। अगर आप ऊंची छतें देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटीज़ के कुछ बायलॉज ऐसे इम्प्लीमेंट हो गए हैं कि वी कैन नॉट गो अबव 12 फीट, ठीक है, तो वो उसकी एक कैद है। पहले नहीं थी, तो हम 14 फीट 15 फीट जितना मर्जी करें। तो अब ये हमने बायलॉज में रहते हुए, क्योंकि एक हर सोसाइटी के अपने बायलॉज हैं, बिल्कुल अपनी जो हमें फॉलो करने उनको जरूरी फॉलो है करना हमें। होता है। हाँ। इससे ज़्यादा तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है, लेकिन जितनी ऊंची हाइट होगी वो उतना बेहतर है। उतना बेहतर होगा, जी, मतलब बिल्कुल। जितना इजाजत मिलती है उतनी ज्यादा कर लें, वो बिल्कुल, ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। दूसरा, शुमाइला, फिर आप क्या कहेंगी, मतलब गर्मी यहाँ हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पड़ती है, फिर उस गर्मी को अगर मद्देनजर रखते हुए चीजें करनी पड़ती हैं, रोशनदान बनाने पड़ते हैं, खिड़कियां बनानी पड़ती हैं, तो फिर एक घर में कितनी खिड़कियां होनी चाहिए, कितने रोशनदान होने चाहिए कि घर में ठंडक रहे और मतलब गर्मी उस तरह ना महसूस हो? अगर हम कंपेयर करें बाहर के आर्किटेक्चर को और हमारे हॉटर जोन के आर्किटेक्चर को, तो आपने देखा होगा कि उनके घरों में खिड़कियां ही खिड़कियां बड़ी बड़ी दी हुई होती हैं और व्यू आ रहा होता है, आपको कितना खूबसूरत लगता है। बट यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आपको खिड़कियां कम, जितनी कम खिड़कियां होंगी, जितनी छोटी खिड़की होगी, और डबल ग्लेज का मतलब है कि दो शीशे आपस में जॉइन होते हैं, लेकिन उसमें स्पेस होती है और उसके अंदर एक गैस भरी जाती है, इसको ऑर्गन गैस कहते हैं। ओके। वो इंसुलेशन होती है हीट को अंदर, घर के अंदर आने के लिए। तो लाइक जो वो यही बात करी थी ना कि जो हॉटर जोन है जहाँ से सूरज आ रहा है, तो वहाँ पे वो आप खिड़कियाँ लगाएं तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो खिड़कियाँ जितनी मैक्सिमम छोटी हो जाएं वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो फिर घर का व्यू, क्लाइंट कहते हैं जी हमारा एलिवेशन, हम क्या करें। हाँ। तो फिर और जो कलर्स हैं हमारे घर के, वो किस तरह के होने चाहिए, मतलब कलर्स मौसम लाइक के हिसाब से होने चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली, हमें लाइट कलर्स में जाना चाहिए जो कि अच्छे लगे। इसी तरह जैसे एक लाउंज का इंटीरियर होता है, क्लाइंट कहते हैं नहीं जी कोई कलर्ड वॉल हमें चाहिए, तो मेरी ये कोशिश होती है कि कोई कलर्ड वॉल हो और वो थोड़े से एरिया में हो, ज्यादा एरिया में ना हो, वरना आपको कुछ अरसे के बाद ना वो चुभने लग जाएगी। तो मेरी ये कोशिश होती है कि थोड़े से एरिया में हो और उस कॉर्नर को आप जरा थोड़ा सा डेकोरेट करने हैं। तो आगे जैसे सर्दियां भी आने वाली हैं, तो उसके हवाले से मतलब कौन से, अगर हम लोगों ने कोई कलर वॉल करनी है तो कलर्स कौन से होने चाहिए? कलर पेस्टल कलर्स हैं, अच्छा। लाइट शेड के अंदर आए। फिर जिसको कहते हैं कि ब्लूज, लाइट ब्लूज में चले जाए, थोड़ा सा डार्क इसमें टर्कोइज भी अच्छा लगता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जरा हमें कंट्रास्ट में चाहिए, तो फिर सोफों का कलर हम उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे पोस्ट्री तो आप चेंज कर हो ही जाती है, जैसे बच्चों ने उसको गंदा कर दिया, तो क्यों ना आप कलर्स उसमें लेके आए। लेकिन आजकल जैसे वॉलपेपर्स भी डिजाइनिंग वाले चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चल रहे हैं, वो भी वॉलपेपर मैं कम यूज़ करती हूँ। कोई एक एरिया आ जाए उसमें आप वॉलपेपर यूज़ कर लें, बट मेरा यही होता है कि आप पेंट ही उसको पेंट से ही डेकोरेट करें। पेंट ज़्यादा रिलायबल है, ये कह सकते हैं कि इसको आप चेंज कर सकते हैं और वो कम पैसों में भी आ जाता है, आपके पॉकेट फ्रेंडली होता है। इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है ना कि अगर आपका मॉडर्न घर है और अगर आपका स्पेनिश है, थोड़ा सा क्लासिकल में आ रहा है, तो फिर वॉलपेपर थोड़े बहुत यूज़ हो जाते हैं, वैसे नहीं। ठीक है। और दूसरा, जैसे आयशा, आपके पास बहुत से लोग आते होंगे जो एक दफ़ा कहीं बाहर चले जाते हैं, तो फिर वो अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि अच्छा हमने बाहर वो फलां कंट्री में ये घर देखा था, हमने यहाँ पर भी आके वैसे ही घर बनाना है। तो किस तरह की उनकी इमेजिनेशंस होती हैं जो आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त। आपके क्लाइंट्स जो है ना, वही आपको सबसे ज़्यादा एजुकेट करते हैं, आपको नए आइडियाज़ देते हैं और वो अपना घर खुद ही डिज़ाइन करवाते हैं। अच्छा। अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करके। तो इसमें ये है कि आपने बस ये माइंड में रखना है कि आपने उनको बेहतर गाइड करना है, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट और यहाँ का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें 8 महीने गर्मी का सामना करना पड़ता है,
अभी देखना ये अक्टूबर आ गया है, हाँ, अभी भी आप अभी भी जो है गर्मी है, वो बिल्कुल। एसी हैं ऑन, तो इसलिए हमने जो है वो चीज़ें ऐसी क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करना है कि ऐसी चीज़ मत लगाएं जिससे आप बाद में तंग हो, ठीक है ना। तो बहुत सारी बहुत ह्यूज विंडोज़ जहाँ पे लाइट नहीं आ रही वहाँ पे चले आप दे दें, या वेस्ट पे अगर तो नहीं है, वेस्ट नहीं है, वेस्ट साइड नहीं है, दूसरी साइड पे आप दे दें, ईस्ट पे दे दें, जहाँ पे सिर्फ 12 बजे तक आपका सूरज पड़ेगा, बाकी जो है वो आपका साए में रहेगा, तो वहाँ पे आप दे दें। अगर व्यूज़ का इशू है तो ये चीज़ें जो हैं वो आप साथ साथ एजुकेट करते रहते हैं क्लाइंट को। और दूसरा, जैसे मैं दोबारा पूछना चाहूँगी दीवारों के हवाले से, जैसे आपने बताया कि ये ब्रिक्स यूज़ करनी चाहिए, करना चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए दीवार? देखिए ये दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पेस दैट यू हैव। अगर आपके यू हैव अ बिगर स्पेस तो यू गो फॉर कैविटी वॉल्स, जिसमें 2 वॉल्स होती हैं, उसमें कैविटी होती है, खाली होती है, उसमें आप इंसुलेशन मटेरियल ऐड कर देते हैं, ठीक है। उससे भी आपकी जो है वो हीट कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि इंसुलेशन होगी है जस्ट लाइक ये यूपीवीसी विंडोज, इस तरह वॉल्स से भी आप जो है वो हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप सारे पे ना कराएं, आप सिर्फ वेस्ट साइड पे जो वॉल्स आ रही हैं उस पे करा लें, ठीक है। थिंक स्मार्ट ना, कि किस तरह आपने पैसे भी बचाने हैं और अपने घर को जो है वो एनर्जी एफिशिएंट बनाना अच्छा है, भी और खूबसूरत भी बनाना Exactly. है। दूसरा शुमाइला, आजकल पर्दों का रवाज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कम हो गया हुआ है, अब ब्लाइंड्स चलती हैं और बड़ी खूबसूरत सी ब्लाइंड्स हैं, आप क्या ज़्यादा रेकमेंड करती हैं? इस तरह है कि जो बेडरूम्स हैं वहाँ तो मैं कहती हूँ कि आप कर्टन्स का यूज़ करें। अच्छा। लेकिन जैसे कोई विंडो आ रही है या बहुत बड़ी विंडो है, और सेकेंडली जहाँ पे आपने रहना है, लाइक लाउंज वगैरह है, वहाँ पे आपको डस्ट का ख्याल भी रखना है कि डस्ट से जैसे पर्दे लगे होंगे उनमें डस्ट आ जाती है, बिल्कुल, हाँ। तो वहाँ पे आप ब्लाइंड यूज़ कर लें। इसी तरह है। और यहाँ पे बहुत बड़ी लाउंज के अंदर कारपेट भी देखें खत्म ही हो गई, अब तो बिल्कुल खत्म हो गई, छोटा सा आपने रख रखा, तो एलर्जी भी आजकल बहुत ज्यादा है। तो कारपेट का ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास, उसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? अगर हमने नहीं, कारपेट तो थोड़े बहुत खूबसूरत सा छोटी सी रख लें, जो कि वॉशेबल है ना, कुछ अरसे बाद आप उसको धो लें, उसको साफ करके रखें, जितना आपके मोज़ैक में चले जाएं। ठीक है, मोज़ैक वो आपको दूर से तो डिजाइन ही चाहिए ना, डिजाइन लगेगा और ठीक है, कारपेट को रिप्लेस कर लेगा। ओके, शुमाइला खान और आयशा खान हमारे साथ मौजूद थी। आयशा खान जो है वो आर्किटेक्ट हैं और जो शुमाइला हैं वो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आई हैं और आप लोगों ने हमसे बात की है। जनाब, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि घरों को हम किस तरह मजबूत बना सकते हैं और उनकी जो खूबसूरती है उसको किस तरह हम इन्हांस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना होता है, उस हवाले से हम लोगों ने आज बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी और आपके आगे फ्यूचर में अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी फ़ायदा होगा आपको। मज़ीद भी आपसे बात करनी है, हम वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और ये हमारा सेगमेंट है लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों की मुश्किलात का जिक्र करते हैं। तो आज जिस मसले का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो एक ऐसा मौशरी नासूर बनता जा रहा है जो खामोशी से हमारे माशरे की जड़ें खोखली कर रहा है। नशे की लत नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। लाहौर के गली कूचे, अहम सड़कें आप देख लें, फ्लाईओवर्स, मेट्रो बसेस के पुल नशइयों के डेरे बनते जा रहे हैं। शहर के सैकड़ों मकामात पर सरेआम नशा फरोख्त भी हो रहा है और बेघर मनशियात के आदी अफराद की हलाकतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सिर्फ गुज़श्ता माह की अगर मैं आपको बात बताती चलूँ तो सितंबर में 53 बेघर और नामालूम मनशियात की आदी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। लाशें फुटपाथ से, पार्क से और सड़कों के किनारे से मिली हैं। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की हालिया रिपोर्ट में हौशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। नशे के आदी अफराद की रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ऐसे अफराद को नॉर्मल लाइफ की तरफ कैसे हम लोग वापस लेकर आ सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब हैं,
कंसल्टेंट है इंसदाद मुनशियात मुहिम के, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा असलम है, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। सर मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और डॉक्टर हुमा आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहेंगे कि जो सर्वे रिपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रही थी कि 53 मुनशियात के आदी अफराद लोग जो हैं वो मिले हैं चौराहों से, और उनकी जो है डेड बॉडीज़ मिली हैं। तो क्या ये इन्होंने ज़्यादती की वजह से हुई है, मतलब मुनशियात की ज़्यादती की वजह से इनका जो है मौत हुई है, या कोई और वजह भी है? बेसिकली आप देखें कि लाहौर की सड़कों पे मैं अक्सर कई बार कहता हूँ कि 120 मकामात हैं और 120 मकामात में 30 मकामात हॉट स्पॉट हैं। अच्छा, ये वो डिक्ट हैं जिनका डाटा हम हर माह शेयर करते हैं, जो घरों से निकाले हुए हैं, वालदैन की अदम तवज्जो, ठीक, सोसाइटी की अदम तवज्जो की वजह से नशे के हाथों सड़कों पे आ जाते हैं। और कोई ऐसा आप एरिया लाहौर का नहीं देख ले जहाँ सड़क, बाग, पार्क और फुटपाथ पे ये वो डेड बॉडी हैं। इनकी वजूहात जो हैं वो 4 हैं मेरी नज़र में। ओवरडोज होना, यानी एक बंदा जो सड़क पे बैठा है वो 6 से 7 फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के इंजेक्शन लगाता है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि लोग शुरू करते हैं। उसके बाद एक हीरोइन का इंजेक्शन पानी में मिक्स करके, क्योंकि आपने अपनी बॉडी के लेवल को मेंटेन करना है। ठीक है, आपका जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती है। होता यह है कि एक क्रोनिक एडिक्ट जो सड़क पे बैठा है, उसने जब 6-7 इंजेक्शन लगाने हैं, वेन में लगाने, अब वेन का इंजेक्शन जो है वो आपके ब्लड में जब चला जाएगा तो यकीनन, और फिर ए से लेके जेड तक उन तमाम एडिक्ट में जो सड़कों पे बैठे हैं उनमें बीमारियां पाई जाती हैं। उनका ब्लड प्रेशर लो है, उसकी हेपेटाइटिस है, HIV एड्स है, हार्ट की बीमारी है, TB की बीमारी है, देयर आर सो मेनी जो डिजीज इनसाइड उनकी बॉडी के हैं। अब जारी बात, उसको अगर डोज ज़्यादा उन्होंने ले ली है तब वो एक्सपायर हो गए, अगर डोज नहीं मिली, अगर सुबह से लेकर शाम तक नहीं मिली, अच्छा, वो तब भी एक्सपायर हो जाए। हाइजीनिक कंडीशन बहुत ख़राब है, आपने देखा होगा 6-6 महीने से कपड़े चेंज नहीं करते। और चौथा और बड़ा मसला उनका इलाज कोई नहीं, ये वो वजूहत है। और एक और बात, पिछले साल का जो हमारे पास डाटा है वो तकरीबन 27 अफराद थे पिछले साल सितंबर में 2020 में। अब देखें 53, अब इस सितंबर में 53 हैं और अभी ये अक्टूबर शुरू हुआ है। ठीक है, आज से 4 दिन पहले लाहौर में 11 डेड बॉडीज मिली, मतलब अक्टूबर में भी मिल चुकी हैं। अक्टूबर का भी डाटा पे मैं शेयर करूं, आप फिर परेशान हो जाएगी। 6-7 दिन का। कहने का मकसद ये है कि ये तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, इसमें कोई कमी नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर हुमा असलम भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हुमा, आपके साथ पास भी बहुत से ऐसे लोग आते होंगे कंसल्ट करने के लिए, तो अमूमन लोग किस वजह से जो है नशे के आदी होते हैं, क्या बताते हैं वो लोग? अगर देखा जाए इसके स्टार्ट्स पे, तो पाकिस्तान में इस वक्त 7.6 मिलियन अफराद नशे के आदी हैं। ये एक डॉन की रिपोर्ट थी, और हर साल इसमें 40,000 के हिसाब से इजाफा हो रहा है। ये एज़ अर्ली एज़ 15 to 20 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है हमारे कॉलेज में, स्कूल्स में स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें मेन वजह अगर देखी जाए इतने यंग एज में नशे की तरफ जाने की, एक तो पीयर प्रेशर है। आपका दोस्त कर रहा है, आपके सर्कल में, फ्रेंड्स के सर्कल में एक बच्चा कर रहा है, 2 बच्चे कर रहे हैं, तो वो बाकियों को भी उस तरफ लेके आते हैं। दूसरी वजह एजुकेशनल स्ट्रेस है। इतना सिग्निफिकेंट स्ट्रेस है बच्चों पे इस एजुकेशन का, एक मुकाबले की दौड़ लगी हुई है। पेरेंट्स कुछ और नहीं देखते, बस ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए। उस ग्रेड्स की वजह से जो बच्चे को स्ट्रेस मिलता है, वो स्ट्रेस कोपिंग कहीं भी नहीं सिखाई जाती, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती, और फिर वो इस तरह के मीन्स की, इस तरह के ज़राए की तरफ आता है, इस तरह के मीन्स यूज़ करता है, क्योंकि इससे उसको अर्ली स्ट्रेस रिलीफ मिल जाता है। जैसे कोई सब्सटेंस यूज़ किया तो इमिडिएटली उसे कोई रिलीफ मिल जाता है उस परेशानी से, तो वो उसकी आदत में पड़ सकता है। फिर तीसरी वजह इसमें है कि बच्चे यंग एज पे होते हैं ना, उनका ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, वो नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, तो एक इनक्विजिटिव नेचर होती है। टीन एज में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो ट्राई करना चाहते हैं कि ये क्या है, आजकल इतना कॉमन हो रहा है, मैं भी लेके देखता हूँ इससे होता क्या है। मतलब हमारे आसपास ही ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, हम देख रहे होते हैं कि हमारे दोस्त भी कर रहे हैं, हमारा ये कजन भी है, वो आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस भी स्टार्ट करते हैं। फिर वही बात कि हमारे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है सोसाइटी में ओवरऑल,
स्ट्रेस कोपिंग बिल्कुल पुअर है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इन नशे की चीज़ों की तरफ आया जाता है। फिर इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्ट्रेसेस सिग्निफिकेंट हैं, ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आता होता। तो ये आसान चीज़ लगती है कि आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है और आप अपने आसपास की चीज़ों से बेखबर हो जाते हैं। तो इस तरह स्टार्ट किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन स्टार्ट करना और एडिक्शन में जाना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, स्टार्ट इन वजह से होता है, लेकिन एडिक्शन एक बीमारी है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक बीमारी बन जाती है क्योंकि ये आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती है। ठीक है, और ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज करती है। सो देन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर की क्या अलामात होती हैं? वो ये कि आपको बार बार क्रेविंग महसूस होती है सब्सटेंस की। आप एक दफ़ा लेते हो, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वट एवर इट इज़, आपको बार बार क्रेविंग महसूस होती है कि आपने ये लेना है। वक्त के साथ साथ इसका जो तलब है बढ़ती जाती है और आप इसका जो मिकदार है वो ज़्यादा करते जाते हैं उन इफ़ेक्ट्स को लेने के लिए जो पहले मिल रहे थे। जब आप छोड़ते हैं तो सिग्निफिकेंट विड्रॉल्स आते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स या वो बॉडी की जो सिम्टम्स आती हैं उनसे बचने के लिए भी यू कीप ऑन डूइंग दैट सब्सटेंस। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आप प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं थ्रू आउट। दिन में आपके जहन में एक ही थॉट चल रही होती है, सब्सटेंस कहाँ से मिलेगा, किस वक्त मिलेगा, वो उसी चीज के इर्द-गिर्द हमारी चीजें, हमारी सोच घूम रही होती है। आपका सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आप रिश्तेदारों में, फैमिली में टाइम नहीं दे सकते। आपका एजुकेशनल डिक्लाइन, आपका ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, काम काज पे जा रहे हैं, वहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आपकी सारे रिश्ते, हर चीज आपकी जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ एक जो की चीज है, देयर आर मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू क्विट। In spite of knowing the negative effects of substance, you are unable to quit. मतलब आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन आप नहीं छोड़ लेकिन आप छोड़ नहीं पाते। इस पे भी बात करेंगे डॉक्टर हुमा। सर, आपसे मैं बात करना चाह रही हूँ कि हम लोग देखते हैं कि पुलिस जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है मुनशियात फरोशों के खिलाफ, दावा भी कर रही है कि हम कार्रवाइयाँ करें, लेकिन फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि वो जो मुनशियात हैं वो बेघर अफराद जो है उन तक कैसे पहुँच रही है, मतलब सरेआम बिक रही हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो इकरार करता हूँ, पहले भी करता रहा हूँ कि जारी बात, सप्लाई एंड डिमांड ये एक बड़ी चेन है। डिमांड मौजूद है, सप्लाई आ रही है, और सप्लाई पहले बाहर से आती थी, लेकिन अब अल्लाह फजल करे, अल्लाह रहम करे हम पे। जो मैं हालात देख रहा हूँ फ्यूचर के, हमारा शहर जो है लाहौर, ये किसी ना किसी वक्त कोलंबियन और पेरो जैसा शहर बन जाएगा। अच्छा। और आप देखेंगे, मैं अभी आपके प्रोग्राम की वसासत से भी कहना चाहता हूँ कि 2025-26 में आप देखेंगे ये जो 120 मकाम आते हैं ये तो 250-300 हो जाएंगे, और 20-25 हज़ार, इस वक्त तो तकरीबन 10,000 लोग हैं ना जो नशा कर रहे हैं, और लाखों की तादाद में घरों के अंदर हैं जो अपर क्लास के हैं, मिडल एंड पुअर क्लास के, वो अलहदा हैं। सवाल सिर्फ ये है कि सप्लाई को कट चेन को तोड़ने के लिए हमारे पास दो बड़े इदारे, एंटी नारकोटिक्स फोर्स एंड पुलिस। पुलिस भी अपना काम कर रही है और ANF भी काम कर रही है। ठीक है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जो सड़कों, बागों, पार्कों पे बैठे हैं ना, उन्होंने अपनी बॉडी के लेवल को पूरा करना है। और मैं अक्सर कहता हूँ एक बात, जो एडिक्शन में पहला प्लेयर, चाहे वो आपको चर्च से मिले, चाहे वो आपको हीरोइन से मिले, और चाहे आइस से मिले, किसी भी ड्रग से वो पहला प्लेयर लेने के लिए आप अपनी डोज को बढ़ाते जाते हैं, और आखिर एंड ऑफ द डे आप इस दुनिया से चले जाते हैं। इनकी जो सप्लाई है मोस्टली जो सड़कों, बागों, पार्कों में बैठे हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ डिपार्टमेंट, जो ड्रग इंस्पेक्टर, ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं। अच्छा। पुलिस की रेंज है, उनके लॉ हैं, वो लहदा हैं, जो पुलिस पर्चे काटती है या FIA लॉन्च करती है। और ANF का रोल टोटली डिफरेंट है। ANF जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेवल पे काम करती है, और उन्होंने टनों के हिसाब से वो ड्रग पकड़ती है। और बहुत ऐसी चीज़ें मैं भी हाईलाइट नहीं करता कि अभी लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ जो है ये क्यों नाकाम हो रही हैं जो कार्रवाइयाँ पुलिस की होती हैं? और क्या ये सच बात है कि जब आप लोगों ने टेस्ट किए थे पुलिस डिपार्टमेंट के, वहाँ पर भी कई अफसरान और जो है अहलकारों के टेस्ट मुस्बत आए थे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि पुलिस से हट के आप सारे डिपार्टमेंट का स्टाफ का टेस्ट करवाएं, और अगर ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले ना निकले, जो मर्जी आप देखें, अपर लेवल के लोग जो हैं वो और किस्म का नशा कर रहे हैं, वो उनकी महफिलें और हैं, मिडिल क्लास के लोगों की महफिलें और हैं, और जो पुअर क्लास की हैं वो सड़कों पे महफिलें हैं। अब जो अपर क्लास का एक रिलेट कर रहा है, रह रहा है उस इलाके में, या उस बाउंड्री में उनका ताल्लुक है,
उनका तो नशा ही और है ना। बिल्कुल। अब आप ये कहें कि सरकारी इदारों में नशा नहीं है, मैं आपको तलाश करके दिखा देता हूँ। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप एग्रीकल्चर में चले जाएं, आप इरिगेशन में चले जाएं, आप यूनिवर्सिटियों में चले जाएं, हर जगह पे नशा हो रहा है। कोई चरस का कर रहा है, कोई शराब पी के आता है, कोई वो क्या कहते हैं नस्वार लेता है, कोई गुटखा लेता है सरेआम। नशा तो हर जगह पे हो रहा है। बिल्कुल। और इसको विल पावर कितनी चाहिए डॉक्टर हुमा इसको छोड़ने के लिए? जैसे आप बात भी करी थी, कई दफा क्विट करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, उससे ज्यादा डोजेज जो है उसकी यूज होना शुरू हो जाती है। तो किस तरह ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विल पावर कितनी चाहिए। विल पावर उतनी ही चाहिए जितना डायबिटीज के मरीज को अपना इलाज के लिए विल पावर चाहिए। विल पावर आपको इस हद तक जरूर लेके आती है कि आप इलाज के लिए स्ट्राइव करते हैं, बट इट नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट टू गेट आउट ऑफ एडिक्शन, क्योंकि इसने आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को इफेक्ट किया है। ये ब्रेन के रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट कर रही है और वहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस लेके आ रही है। अब जबकि वो केमिकल चेंजेस हो गई हैं तो उनका रिवर्सल भी ज़रूरी है और वो कुछ मेडिकेशंस की मदद से और साइकोथेरेपी की मदद से किया जाता है। ठीक है। तो विल पावर आपको इतना ज़रूर हेल्प करती है कि इसके ज़रिए आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन विदाउट ट्रीटमेंट आप इसको क्विट नहीं कर पाते, आप अपने ओन पे इसको क्विट नहीं कर पाते। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पे हम जो एडिक्शन में गया हुआ है उसको ही ब्लेम करते हैं, उसकी ही नेगेटिव कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। वो बेचारा इस टाइम स्टिग्मेटाइज करते हैं, बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज करते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है। ठीक है। जब आप एडिक्शन स्टार्ट करते हैं शायद वो डिफरेंट वजह हो सकती हैं, लेकिन जब आप इसकी एडिक्शन में चले जाते हैं तो ये एक प्रॉपर बीमारी है और हर दूसरी बीमारी की तरह इसका इलाज है। तो मुझे बताइएगा, जैसे आपने बात की कि थेरेपी, साइकोथेरेपी के जरिए भी और मेडिकेशन के जरिए भी, तो किस स्टेज पर जाके ये स्टार्ट होती है? ये देखना होता है कि कितना सब्सटेंस वो डेली कंज्यूम कर रहा है, कितने अरसे से वो कंज्यूम कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस कंज्यूम कर रहा है। इन सब चीज़ों पे उसकी ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस होता है और उसको नॉर्मली एक इनिशियल स्टेज होती है, उसको ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का अमल कहा जाता है, जिसमें से आपके सिस्टम से ड्रग को निकाला जाता है, आपके सिस्टम को क्लियर किया जाता है। फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि वाई एट फर्स्ट प्लेस उस बंदे ने ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू की, वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वो एडिक्शन में गया, उन वजूहात को कम किया जाए। हाँ, विल पावर एक और जगह भी रोल प्ले करती है कि जब इसका ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन का अमल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब वो दोबारा सोसाइटी में जाता है तो अब उसके फ्रेंड्स तो वही हैं। अगर वो उन फ्रेंड्स से मिलेगा, कहीं ना कहीं वो उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करा देंगे। अच्छा, हमारे ब्रेन के सेल्स पहले से ही सेंसिटिव हुए हैं उस सब्सटेंस के लिए। अब जब वो एक दफा भी करता है, पहली दफा ऐसे नहीं होता कि अगर कोई बंदा पहली दफा कोई सब्सटेंस यूज करता है, पहली दफा यूज करने से वो एडिक्शन में नहीं जाता, लेकिन जब वो एडिक्शन में चला गया होता है और उसके बाद वो डिटॉक्सिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन से वापस आता है, अब वो एक दफा भी यूज करेगा तो वो एडिक्शन में चला जाएगा, उतना ही एडिक्शन में चला जाएगा जितना वो पहले था। ठीक, तो ये एक जो एक दफा भी करना ना, और उसे इसी तरह इंट्रोड्यूस कराई जाती है, यार एक दफा कर लो, हमारी खातिर कर लो, एक दफा से क्या होगा, मतलब दोबारा फोर्सफुली कराया जाता है। और वो एक सर्कल जो चला होता है ना, जो ड्रग सेलर्स होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालते हैं। बेशक, वो तो आपके घरों तक आ जाते हैं, आपको ट्रेस किया होता है उन्होंने, अपने रेडार सिस्टम ऑन किया होता है कि ये कहाँ जाता है, कब जाता है, किसी ना किसी तरह वो आपको एक आप तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और सर, क्या यहाँ पर जामे पॉलिसी हुकूमती सतह पर मौजूद है कि मतलब जो हमारे नौजवान नस्ल हैं, जो मनशियात के आदी लोग हैं, उनको हम लोग इससे बचा सकें, या अभी बनाने की जरूरत है जामे पॉलिसी? कई सालों से हम सोच रहे हैं, अच्छा, लेकिन बना नहीं सके। नहीं बना, बड़ी बदकिस्मती, बड़ी बदकिस्मती। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ कि जो काम करने की जरूरत है वो हम नहीं काम कर रहे। आप पोलियो के बच्चों को कतरे पिलाने के लिए तो 6 पुलिस वाले साथ भेज देते हैं, और ड्रग्स के खिलाफ नहीं आप काम कर सकते। ये देखें, जिस घर में आग लगी है वही परेशान है, दूसरा क्या, किसको क्या जरूरत है परेशानी। आप सामने हजारों लोग सड़कों पे बैठे हैं, रोजाना ब्यूरोक्रेट गुजरते हैं, सियासतदान गुजरते हैं, गवर्नर गुजरता है, वजीर आला गुजरते हैं, सारा गुजरते हैं, सबको नहीं नजर आता क्या करना है। प्लानिंग की जरूरत है, वो कब बनेगी मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूँ, किसी को नहीं पता। बड़े दावे, मैं भी उसमें शामिल हूँ, सबद बाग मुझे भी दिखाए जाते हैं कि जुल्फकार साहब आप बोले ना। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कब तक हम खामोश रहेंगे, कब तक वो जिस घर में आग लगी है, हमारा तो जो कंसर्न है, मैं तो अभी आपको कह रहा हूँ कि आज जो बच्चे की एज 10 साल है
वो 2025 में 15 चला जाएगा, 30 में 20 साल का हो जाएगा। उसने वो तमाम चीज़ों को एड्रेस करना है, वो तमाम चीज़ों की तरफ जाना है। हमारा फ्यूचर जो है, जो हमारा जिसको हम यूथ कहते हैं, उनके लिए कोई ना कोई सोचना है। वो नहीं मैं दबे दबे अल्फाज में या ओपन कह दूं, और इसकी पॉलिसी की जरूरत है। खुदा के लिए हमें पॉलिसी बनाए, उस इन नौजवानों को बचाएं। तो क्या सर अगर आम लोगों की बात की, क्या उनके अंदर ये शऊर आ रहा है कि अगर उनके बच्चे इस चीज़ की लत में पड़ चुके हैं, नशे की लत में, तो क्या वो रिहेबिलिटेशन की तरफ आ रहे हैं? आप लोगों के से कंसल्ट कर रहे हैं, इदारों में जमा करा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पहले मैं डॉक्टर साहबा की बात को सेकंड करूंगा कि ये एक ज़हनी बीमारी है और लंबा अरसा रहने वाली है, और कभी भी बंदा स्लिप हो सकता है। दुनिया में 90% रिलैप्स रेट है, वापसी का है। एक बंदे को आप ठीक कर दें, दोबारा इलाज करवा दें, फिर ठीक कर दें, फिर इलाज करवा दें, वो फिर स्लिप होगा, और वो इस तरह ही। और आपने ये देख लिया कि घर वाले भी तंग आ जाते हैं, कहते हैं चलो हमसे जान छुड़ाओ। और मैं हैरान हूँ, देखें सब गुजरते हैं, देखते हैं, नौजवान तो खवातीन बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं यार, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की माँ है, किसी बच्चों, किसी खावंद की बीवी है। अब वो घर वाले इसलिए नहीं लेते कि ये तो अब घर से निकल गई है। अब एक औरत जो 2 साल बाहर सड़क पे बैठ के नशा करेगी, आप किसी एरिया में चले जाएं, नहर पे, लालपुल, फतेहगढ़, मुगलपुरा, धर्मपुरा, उसके बाद गार्डन टाउन वाले, उसके बाद मुस्लिम टाउन, आप सब जगह पे चले जाएं, अली पार्क, दाता दरबार, आप काना चले जाएं, आपको हर जगह पे खवातीन नजर आएंगी। खुदा के लिए कुछ तो करके दिखा दें। चले हम जितने ही बुरे हैं, इस लाहौर के शहरियों को इस ड्रग की आफत से बचा लें। अगर आपने ड्रग की आफत से ना बचाया, आप देखें आप मैच करवा रहे हैं, इतनी ड्यूटी लगा रहे हैं, बिल्कुल, वो भाई ड्रग्स के लिए भी काम करें। या फिर आप काम नहीं करना चाहते, या जो लोग हैं वो बड़े आप ताकतवर हैं, माफिया। और इसलिए तो मैं कहता हूँ ये पैरो और कोलंबिया बनेगा लाहौर, और यहाँ वही सिसलीन माफिया जिसका हम जिक्र करते थे वो यहाँ होगा। पॉपुलेशन बड़ी इंक्रीज कर रही है, अब कब तक हम खामोश रहेंगे? मुझे बताएं तो सही। बिल्कुल ऐसे ही है, इस खामोशी को तोड़ना पड़ेगा अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को बचाना चाहते हैं तो। डॉक्टर हुमा, जाते जाते बस ये बता दें कि साइंस क्या होते हैं अगर कोई बंदा जो जा रहा है नशे की तरफ, उसके क्या साइंस होंगी ताकि हमें पता चले कि वो इस साइड पे जा रहा है? इसमें जो साइंस होते हैं, जो इनिशियल साइंस होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज आना शुरू होते हैं, उसका डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, फंक्शनल डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। जैसे वो पहले एजुकेशन में कॉलेज स्कूल में परफॉर्म कर रहा था, वैसा परफॉर्म नहीं करता, या काम पे जा रहा था वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लोगों से कटा कटा रह रहा है, रातों को नींद के रूटीन उसकी ख़राब हुई है, भूख की रूटीन ख़राब हुई है, उसके कुछ दोस्त यार ऐसे बन गए जो पहले उसके नहीं थे, उसकी सस्पिशियस सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि पेरेंट्स बहुत जल्दी पिक कर सकते हैं कि अब इसमें कुछ मसला है, और थोड़ी सी अगर आप विजिलेंट हो जाएं और उसकी तलाशी ली जाए तो आपको कहीं ना कहीं वो सब्सटेंस मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दिस इज़ द टाइम टू एड्रेस दिस थिंग इंस्टेड ऑफ हाइडिंग दिस थिंग। क्या किया जाता है, पेरेंट्स में से अगर किसी एक पेरेंट को पता चल गया है तो बच्चे से बात की और उसको छुपाना शुरू कर दिया, फैमिली में ना पता चल जाए, बात आगे ना बढ़ जाए, वो छुपाते छुपाते ना मामला बहुत आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो इसको छुपाना नहीं है, ये एक बीमारी है और हम इतनी बुरी तरह से इस बीमारी में जाते जा रहे हैं कि अगर इसको रोका ना गया और अगर इसका मुनासिब तरीके से इलाज ना किया गया तो हमारी आने वाली यूथ बहुत खतरे में, क्योंकि कहाँ तक रोकेंगे हम? बच्चों को स्कूल जाने से तो नहीं रोक सकते, बिल्कुल, बच्चों को यूनिवर्सिटी जाने से तो नहीं रोक सकते। आपका नशा तो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आ चुका है, वहाँ पर बिल्कुल इस तरह की पॉलिसी जैसे हम बात कर रहे थे कि बनाने की जरूरत है ताकि हमारी जो नस्ल है आने वाली वो उसको हम बचा सकें। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट एंटी नारकोटिक्स से। सर बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद थी, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर हुमा आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब मजीद भी आपसे बात करेंगे, हम आपको एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं उन मसाइल की जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चैलेंज बनते ही जा रहे हैं। और जनाब माहौलियाती तब्दीली इस वक्त अमेरिका और मगरिब में सबसे बड़ा मसला जो है वो बनकर उभर रहा है। आप वहाँ का मीडिया देख लें, सोशल मीडिया देख लें, हुकूमतें और रहनुमा सब इस पर बात कर रहे होते हैं। नवंबर में ग्लासगो में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें दुनिया के रहनुमा
आइंदा के मुस्तकबिल का लायामल तय करेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए इटली के शहर मिलान में यूथ फॉर क्लाइमेट के नाम से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें दुनिया भर से 400 डेलीगेट्स ने शिरकत की थी। और कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान की 16 साला तलबा उसवा ज़ैनब ने की है, जो कम उम्र तरीन डेलीगेट थी। और इस कॉन्फ्रेंस में बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, इटली के वज़ीर आज़म भी थे, इटली के सदर, यूरोप के कई वज़ीर और वज़ीर तालीम, वज़ीर बराए माहौलियात, अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर बराए यूथ भी शरीक थे। और उस वक्त दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की मुहिम को लीड करने वाली ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथी वनीसा और दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के लिए काम करने वाले नौजवान भी शरीक थे। ग्रेटा थनबर्ग, वनीसा और दीगर अहम शख्सियात ने उसवा ज़ैनब से मुलाकात भी की। इस वक्त हमारे साथ उसवा ज़ैनब मौजूद हैं स्टूडियो में, और जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उसवा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आज आपके साथ मौजूद हूँ। उसवा, अभी आप हाल ही में इटली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आई हैं, तो वो जो कॉन्फ्रेंस थी हमें बताइएगा उसका मौजू क्या था और उसमें आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है? राइट, सो जो यूथ फॉर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी, जैसे आपने कहा, दुनिया भर से 400 डेलीगेट और जो 18 साल से कम थे उनके वालिदैन भी उनके साथ थे। और कॉन्फ्रेंस का मकसद था उन नौजवानों को एक आवाज़ देना जो कि अपने अपने कंट्रीज़ में, अपने अपने रीजन्स में यूथ को लीड कर रहे हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए, जिनको अभी तक रिकग्निशन नहीं मिली थी उनको रिकग्निशन देना और उनको एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ वो अपनी बात रख सकें और उन सब की बातों को और आवाज़ों को एक डॉक्यूमेंट में मुरतब करना। और वो डॉक्यूमेंट दुनिया के लीडर्स को अब प्रेजेंट किया जाएगा ग्लासगो में नवंबर में COP26 में। अच्छा, लेकिन आपको कैसे ख्याल है, मतलब आप इतनी सी उम्र में एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट बन गई हैं, क्या सोच थी आपकी? क्योंकि आपकी उम्र में बच्चे ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई हम सिर्फ स्टडी करें या फिर हम खेल कूद कर लें या दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ बातें कर लें। आई फील लाइक मेरी उम्र के किसी भी शख्स से जब आप बात करेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्लाइमेट चेंज जो बर्निंग इशू है उनको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको शुरू से स्क्रैच से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्लाइमेट चेंज है क्या। मेरी जनरेशन और मुझसे जो बड़ी जनरेशन है और छोटी जनरेशन भी, उन सबको एक जनरल आइडिया है कि क्लाइमेट चेंज क्या है और हमें इससे मुकाबला करने की ज़रूरत है और कैसे करनी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो अपने आइडियाज़ को एक ऑर्गेनाइज तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकें। और मेरी उम्र की जहाँ तक बात है, मैं तो बचपन से ही पब्लिक स्पीकिंग का मुझे शौक था। और जब मैंने देखा कि क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मसला बनता जा रहा है, ये एकदम से नहीं हुआ कि मैंने कोई रिपोर्ट पढ़ी है ना रियलाइज़ कि मुझे क्लाइमेट एक्टिविस्ट बनना है। व्हेन आई वाज इन ग्रेड 8 तो जर्मनी के जो प्रीवियस एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, उन्होंने कंपटीशन रखा, उसमें मैंने हिस्सा लिया, वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था और उसमें आई वॉन। और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च के साथ, स्टडी के साथ साथ आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मुझे अब क्लाइमेट चेंज के लिए मजीद काम करना है। और मैं क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट खुद को कहूँ या ना कहूँ, मेरा ख्याल है क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना हर शख्स की इनफरादी जिम्मेदारी भी है, हम सबका मिली फर्ज भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं ये इस अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को चेंज करने के वाले से कुछ कर रहे हैं, अपना किरदार निभा रहे हैं? आई फील लाइक कुछ लोग जो कि एक्टिव हैं, जो मेरी जनरेशन से हैं, वो अपनी कैपेसिटीज़ में एटलीस्ट सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ना कुछ एक्टिविज्म दिखा रहे हैं। लेकिन जनरली हम देखते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ का यही अलमिया है कि यहाँ भूख, रोज़गार, मसाइल, बिल पूरे करने, इन्हीं मसाइल में हम बस फंसे रहते हैं और हमें क्लाइमेट चेंज जैसे उन मसाइल की तरफ ध्यान करने का टाइम ही नहीं मिलता जो कि आज से 2 या 3 साल बाद अपने इफेक्ट्स नहीं दिखाएंगे, आज से 30, 40 या 50 साल बाद दिखाएंगे। तो हमें लगता है कि चलें अभी हमारे पास टाइम है उसको टैकल करने के लिए, अभी हम इमीडिएट मसाइल पे गौर कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मसले को भी अभी टैकल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम 30, 40, 50 साल का इंतज़ार करेंगे हमारे हाथों से वक्त निकल जाएगा और हमें अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि हम उस वक्त तक उसको कंट्रोल कर सकें, क्लाइमेट चेंज तक जहाँ तक उसके असरात हमें नज़र आएंगे। और जैसे आगे क्लाइमेट चेंज की हम बात ही कर रहे हैं तो अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, आगे स्मॉग का सीज़न भी आने वाला है और बहुत ज़्यादा जो है लाहौर में हम ये देखते हैं जिसकी वजह से लोगों की तबीयत भी ख़राब होती है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह स्मॉग के सीज़न में लोगों को किस तरह अपनी जिम्मेदारी का जो मुजाहिरा करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए? देखिए, स्मॉग किसी एक बंदे की गलती से नहीं बनती, एक पूरी कम्युनिटी की गलती से भी नहीं बनती, पूरा एक सिस्टम होता है जो कि आज नहीं बना बल्कि पिछली इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो चलता आ रहा है, आज वो इतना ज्यादा हो गया कि हमें उसके असरात नजर आते हैं। लेकिन ये आज या कल या पिछले 2 सालों की बात नहीं है। और लाहौर में एक दिन स्मॉग का गुजारना 29
सिगरेट पीने के बराबर है। तो अगर आप किसी साफ हवा वाले शहर में जाके इतने सिगरेट पी लें तो आपको उतना ही नुकसान होगा जितना लाहौर के एक दिन स्मॉग में गुजारने के बराबर। तो इस बारे में इसको टैकल करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। फसलों के जो बाकियात हैं उनको ना जलाया जाए, और आवाम की भी जिम्मेदारी है कि कचरा ना जलाएं, फसलों की बाकियात ना जलाएं, और फैक्ट्रीज़ में एक फिल्ट्रेशन प्लांट्स का कोई सिस्टम होना चाहिए, जिगजैग टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। भट्टों को जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं, दे वेरी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, हमें उनको चेंज करना चाहिए। और फेस मास्क जो कि हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में पहन रहे हैं और पहन सकते हैं, तो आई फील लाइक एकदम से हम सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्शन के इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, लेकिन उसको टैकल करने के लिए हमें पूरा एक सिस्टमैटिक मेथड फॉलो करना पड़ेगा ताकि परमानेंटली स्मॉग खत्म हो जाए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि जो है जिगजैग टेक्नोलॉजी या भट्टों को बंद कर दिया जाए या बाकी चीज़ें, ये तो बड़ी सतह पर आ जाती। इंडिविजुअली या मतलब अगर हम घर पे रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए? कौन कौन से प्लांट्स जो है, मतलब कुछ लोग जो है वो कूड़ा जलाना शुरू हो जाते हैं, इन एक्टिविटीज को कम करना चाहिए। एग्जैक्टली इन एक्टिविटीज को इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम कचरा नहीं जला सकते। हम फसलों के अगर हमारे प्लांट्स हैं तो हम उनकी बाकियात को ना जलाएं, और फेस मास्क अगेन। लेकिन इसको टैकल करने के लिए तो हमें कम्युनिटी लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि फिजा अगर हमारी यहाँ फर्ज करें स्टूडियो में तो नहीं, लेकिन बाहर अगर खराब है तो मैं और आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि हम अपना कंट्रीब्यूशन ना दें, बल्कि लेकिन फिजा को पूरा चेंज करने के लिए तो सिस्टमैटिकली ही हमें चलना पड़ेगा बड़े लेवल पे ही। तो क्या आपको लगता है मतलब मजीद इसकी आगाही लोगों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरह हम अपने क्लाइमेट चेंज को खुद से ही चेंज कर सकते हैं, तो क्या हमें सिलेबस में इस चीज़ को डाल देना चाहिए यूट्यूब पे, या मतलब इस तरह के और ज़्यादा प्रोग्राम्स करने चाहिए ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुंच सके? मेरा यूथ फॉर क्लाइमेट में जो वर्किंग ग्रुप था, हमने इसी चीज़ पे फोकस किया था कि हम क्लाइमेट चेंज को करिकुलम्स में और सिलेबस में किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स और हमारी सोसाइटी जनरली क्लाइमेट कॉन्शियसनेस रखे। उसमें तो हमने बहुत सिस्टमैटिक तरीके सजेस्ट किए, ये कि क्लाइमेट चेंज का एक पूरा सब्जेक्ट नॉट ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल बल्कि हायर लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए, और इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जितने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं सच एज जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, व्हाटएवर, उसमें क्लाइमेट चेंज के एलिमेंट्स इंटीग्रेट किए जाएं। ये तो सिलेबस की बात हो गई, लेकिन हमें ये भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि माशरे में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं होते जो जिंदा रह रहे होते हैं, सिर्फ वो लोग ही नहीं होते जो वो सिलेबस पढ़ेंगे, बल्कि बहुत से एडल्ट्स हैं, बहुत से लोग हैं जो सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने तक आई थिंक सबसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग टूल इज सोशल मीडिया। अगर कोई बंदा टीवी नहीं देखता, रेडियो नहीं सुनता, तो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हर शख्स के हाथ में फ़ोन होता है। तो आई फील लाइक सोशल मीडिया पे जितनी कैंपेन्स होती हैं और इसके अलावा जितने हमारे माहौल में हमारी सोसाइटी में इनिशिएटिव्स होते हैं सच एज स्पीचेस, डेक्लेमेशंस, कन्वेंशंस, ये सारे क्लाइमेट सेंटर्ड होने चाहिए। और हर वक्त जब हम इस बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसके बारे में अवेयरनेस भी ज़्यादा होगी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उस वक्त कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो तो इसमें क्लाइमेट चेंज में अपना किरदार निभा रही हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस वजह से, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो लोग भी किरदार निभा रही हैं कि क्लाइमेट चेंज उनकी वजह से भी हो रहा है। तो जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो आपने अपना जो पॉइंट था उन तक कैसे पहुंचाया कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ वो अपना किरदार निभाएं पॉल्यूशन को और ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से? बिल्कुल, देखिए दुनिया में जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशंस जो कि क्लाइमेट चेंज को कॉज कर रही हैं, उनमें डेवलपिंग वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। सबसे ज्यादा इमिशंस डेवलप्ड वर्ल्ड से आती हैं, और उनको रोकने के लिए उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज ने खुद भी एक्नॉलेज किया है कि हमें रुकने की जरूरत है, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम 2020 तक हर साल $100 बिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड में डालेंगे ताकि डेवलपिंग कंट्रीज उसको यूज कर सकें, लेकिन वो पूरा नहीं किया गया वादा। तो मैंने जब डेवलप्ड वर्ल्ड के जो जितने मिनिस्टर्स आए हुए थे, UNFCCC के लोग आए हुए थे, उनसे मैंने जब दरखास्त की तो मैंने यही पॉइंट रखा कि वादे तो सब कर सकते हैं, वादे तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मसला दरअसल ये है कि उन वादों को पूरा कैसे किया जाए। तो मुझे चाहिए, मैं ये देखना चाहती हूँ अकाउंटेबिलिटी मेजर्स। लीडर्स जब अपने वादे करें तो साथ साथ ये भी डिफाइन करें कि अगर हम इन वादों पर पूरा
ना उतरे तो फिर हमारे क्या होगा, हमारा एहतसाब कैसे होगा। तो जब एहतसाब का एलिमेंट डाल दिया जाएगा तो आई फील लाइक सब कंट्रीज या तो बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे, या वादे करेंगे तो उसको पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। वादे तो सब कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं अगर आप वादा करके बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो वादे वफा भी करने चाहिए। दूसरा उसवा, आपकी जो मुलाकात है ग्रीटा थनबर्ग से भी हुई, देन वनीसा से भी हुई, तो वो कैसी मुलाकातें रही, क्या आपने सवालात उनसे किए, उन्होंने क्या जवाब दिए? मेरी उनसे मुख्तसर सी मुलाकात हुई, लेकिन उसके अलावा मुलाकात मुख्तसर थी, लेकिन वैसे 3 दिन मैं उन्हीं के साथ रही। और हमारी कवरेज भी जितनी मीडिया पे होती रही वो बिल्कुल साथ साथ थी। मैंने जब उनसे मुलाकात की तो मैंने उन्हें पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल शॉल गिफ्ट की, और मैंने उन्हें ये मैसेज दिया कि हम बहुत पीसफुल लोग हैं, पाकिस्तान के लोग बहुत बावकार लोग हैं, और हमने इस पीस को हासिल करने के लिए, अमन को हासिल करने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। तो अब हमारा मुल्क ऐसा पीसफुल है कि जब आप यहाँ आएंगी तो आपको मेहमान नवाजी मिलेगी और आपको बहुत सुकून मिलेगा यहाँ पे, राइट। तो मैंने उन्हें अमन का पैगाम दिया और पाकिस्तान में आने की दावत भी दी, और मैंने कहा कि आप मेरी मेहमान होंगी जब आप आएंगी। तो यही मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने ये इनविटेशन कबूल भी किया। अच्छा। और वेनेसा को भी मैंने पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल शॉल दी थी और उनको भी मैंने यही मैसेज दिया था। और उनके साथ मैंने ये भी डिफाइन किया था कि हम आगे कैसे इकट्ठे काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे वे कनेक्टेड, एंड जितनी उनकी इनिशिएटिव्स होते हैं आई फॉलो देम ऑल्सो, एंड आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एंड आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम इन पाकिस्तान। ये इनसे तो मुलाकात हुई है, और भी जो शख्सियात हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है, तो उनसे आपने क्या सीखा कि हम किस तरह अपना जो निज़ाम है यहाँ पर पाकिस्तान में उसको बेहतर कर सकते हैं, अगर हम उनसे फ़ायदा उठाएं, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएं? तो मैंने उनके सामने जो बेसिक सवाल रखा वो ये था कि डेवलपिंग वर्ल्ड में ऑल्दो जैसे हमने बात की उस कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, नुकसानात सबसे ज़्यादा हैं, और वो कोशिश करना चाहें भी इस सबको टैकल करने की तो वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। डेवलप्ड वर्ल्ड जिसके पास ये सारे रिसोर्सेज हैं उसमें हमें विल नज़र नहीं आती इन अपने वादों को पूरा करने की। तो इस सारे एक डेडलॉक में हम अब क्या करें? तो उन्होंने यही कहा कि मुझे इस बात का पता है प्रिसाइज आंसर शायद ना मिला हो। मैंने कई मिनिस्टर से मुलाकात की और हर एक के सामने मुख्तलिफ अल्फाज में मैंने यही सवाल रखा, और जो जनरल जवाब मुझे ये मिला कि हम बस अकाउंटेबिलिटी मेजर्स कर सकते हैं, हम डेवलप्ड वर्ल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने वादों को जैसे आपने कहा वफा करें, और इसके अलावा ये कि बहुत सारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स होते हैं जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड हासिल कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। ठीक है जी, उसवा ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थी, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उसवा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह जनाब उसवा अपना किरदार निभा रही हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उस तरह हमें भी उनसे सबक सीखना चाहिए और अपना अपना किरदार निभाना चाहिए ताकि हमारा जो माहौल है, हमारा क्लाइमेट है वो अच्छा रहे। मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।